चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। टू ग्रुप्स आर competing for the position on the board of a director of a corporation. The probability that the first and the second groups will win are 0.6 and 0.4. Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7 and the corresponding probability is 0.3 if the second group wins. Find the probability that the new product introduced was by the second group. अब देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप की प्रोबेबिलिटी दी है हमारे पास 0.6, सेकेंड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी दी है 0.4। फर्स्ट ग्रुप ने एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7 और सेकेंड ग्रुप ने दूसरा प्रोडक्ट किया, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकेंड ग्रुप। तो देखो क्या करेंगे, E1 को ले लेंगे, फर्स्ट ग्रुप विन, E1 ले लिया हमने फर्स्ट ग्रुप विन, और E2 ले लेते हैं सेकेंड ग्रुप विन, ठीक है। और A ले लेते हैं इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सबसे पहले आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E1 क्या है, फर्स्ट ग्रुप विन। तो देखो यहां लिखा है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विन आर 0.6, फर्स्ट ग्रुप की 0.6 है और सेकेंड ग्रुप की 0.4 है, वो E2 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है A बाय E1। A बाय E1 का यहां पे मतलब हुआ कि फर्स्ट ग्रुप विन बट इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें ये दोनों कनेक्टेड है, फर्स्ट ग्रुप विन व्हेन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो देखो फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। A बाय E2 का क्या मतलब हुआ, सेकेंड ग्रुप विन इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप विन्स और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेस थ्योरम। यूजिंग बेस थ्योरम, देखो बेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो देखो किसकी निकालनी है हमें, सेकेंड ग्रुप की। तो हमें निकालनी है E2 की प्रोबेबिलिटी, मतलब E2 बाय A की। तो फॉर्मूले में क्या करना है आपने, ये आएगा PE2 इंटू PA बाय E2। ये जो मैंने आपको इसका पहला पार्ट करवाया उसमें बताया था, ठीक है। अगर यहाँ पे E2 होगा तो ये दोनों E2 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे PE1 इंटू PA बाय E1 प्लस PE2 इंटू PA बाय E2। अब इसमें वैल्यूज डालो और आंसर निकालो E2 की। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू वो है 0.4 इंटू A बाय E2 की वैल्यू 0.3 अपॉन फिर PE1 की वैल्यू, E1 की वैल्यू 0.6, A बाय E1 की वैल्यू 0.7 प्लस उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू 0.4 इंटू A बाय E2 की वैल्यू 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 6 7 ज़ा 42 और ये हो जाएगा 0.12, ठीक है। तो 0.12 अपॉन 0.42 प्लस 12 54, ये पॉइंट कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 54। अब इसको 6 के टेबल से काटो, 6 2 ज़ा 12, 6 9 ज़ा 54। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस. इफ शी गेट अ 5 और 6, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड. पहले यहाँ तक समझो. देखो कह रहा है एक लड़की है, उसने एक डाइस को फेंका. अगर 5 और 6 आएगा तो वो कॉइन को 3 बार फेंकेगी और उसका हेड नोट करेगी. ठीक है, आगे पढ़ो. इफ शी गेट 1 2 3 4, शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और अ टेल इज ऑब्टेन. कहता है अगर 1 2 3 4 आए तो वो क्वाइन सिर्फ एक बार फेंकेगी. अगर 5 और 6 आएगा तो क्वाइन 3 टाइम्स फेंकेगी. अगर 1 2 3 4 आएगा तो सिर्फ एक बार क्वाइन फेंकेगी. ठीक है. इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई. तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है यहाँ पे? 1 2 3 4 की. तो देखो E1 ले लो. डाई शोज 5 और 6. ठीक है. E2 ले लो, या ऐसे लिखो डाई गेट अ 5 और 6, और इसमें लिख लो डाई गेट्स 1 2 3 4. ठीक है. और ए ले लो. ए देखो हम यहाँ पे लेंगे हेड, एग्जैक्टली 1 हेड. कितना लेंगे? एग्जैक्टली 1 हेड. अब हम E1 की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो यहाँ पे कितने नंबर है? 1 2 हो गए. और एक डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6. 1 2 3 4 5 6. तो ये हो गया 2/6. अब E2 आ जाओ. E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने नंबर है? 1 2 3 4, और टोटल कितने होते हैं? 6. अब आ जाओ A/E1. देखो A/E1 का मतलब हुआ डाइस गेट अस 5 और 6 जब उसने कितने कॉइन फेंके थे? 3 कॉइन्स. ठीक है. तो 3 कॉइन में क्या आना चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड. 3 कॉइन में एग्जैक्टली 1 हेड कब आता है? देखो मैं आपको 3 कॉइन की सैंपल स्पेस बना के बताता हूं. ये 3 कॉइन्स की सैंपल स्पेस बना रहा हूं. THH HTT THTT फिर HTTH और लास्ट TTT. अब आप यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 1 हेड कब आ रहा है? एग्जैक्टली 1 हेड एक ये केस में आ रहा है, एक इस केस में आ रहा है, और एक इस केस में आ रहा है, जिसमें एक एक हेड है. तो कितने केसेस हैं ये? 1 2 3, और टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब आ जाओ A/E2. A/E2 का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 आने पे उसको कितनी बार कॉइन टॉस करना है? 1. तो एक कॉइन की सैंपल स्पेस क्या होती है? हेड या टेल. तो इसमें एग्जैक्टली 1 हेड कब आ रहा है? सिर्फ एक बार. तो 1 बाय, और टोटल कितने हैं? 2. ठीक है. अब लगाएंगे हम बेस थ्योरम, और देखो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 की. उसको हमने E2 लिया हुआ है, तो यहां पे E2/A का फॉर्मूला लगेगा. यूजिंग बेस थ्योरम हमें निकालना है E2 की. E2/A, तो वो बनेगा PE2 इंटू A/E2, और नीचे बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा E1 इंटू A/E1 प्लस E2 इंटू A/E2. अब E2 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या? 4/6. ठीक है. A/E2 की 1/2 कितनी है? 1/2. फिर E1 की प्रोबेबिलिटी 2/6. A/E1 की वैल्यू 3/8. फिर E2 की तो हमने लिखी है 4/6, और A/E2 की 1/2. तो ये हो जाएगा 4/12. ये देखो कितना हो गया? 2 3 6 6. एक काम करते हैं, इसको ना काट लेते हैं. ये 2 4 के टेबल से कटेगा.
ये बन जाएगा 3/6 4 ज़ा 24 और ये हो जाएगा 4/12। अब इसका एलसीएम लो, 4/12 एलसीएम 24, ठीक है। यहाँ बनेगा 3 और ये 4 2 ज़ा 8, ठीक है। अब इनको उल्टा कर लो, ये 24 ऊपर आ जाएगा और 8 + 3 11, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 8/11। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A, B and C. The first operator A produce 1% defective items, whereas the other two operators B and C produce 5% and 7% defective items. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30%, C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? ठीक है। तो हमारे पास 3 मशीन्स हैं, 3 मशीन्स जो हैं वो आइटम प्रोड्यूस कर रही है, जिसमें से फर्स्ट मशीन ए जो है 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, और उसके बाद बी एंड सी वाली 5 और 7% डिफेक्टिव आइटम्स। और देखो इसमें से जो मशीन ए है ना वो 50% काम कर रही है, मतलब टाइम का जो टाइम है ना उसके हिसाब से 50% मशीन ए काम कर रही है, और बी जो है वो 30% काम कर रही है, और सी जो है 20% काम कर रही है। तो हमें बताना है कि कितनी आइटम प्रोड्यूस की, वट प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे E1 को ले लेते हैं। E1 ये जो देखो ये टाइम है ना, तो हम यहाँ पे टाइम लेंगे। ठीक है, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन ए, उसको मैंने E1 ले लिया फॉर द जॉब। ठीक है, अब इसी तरह E2 को ले लो, टाइम कंज्यूम बाय मशीन बी फॉर द जॉब। ठीक है, और E3 को ले लो, टाइम कंज्यूम बाय मशीन सी फॉर द जॉब। और यहाँ पे ए क्या लेंगे हम, ए को ले लेंगे हम डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, डिफेक्टिव आइटम्स। अब हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। सबसे पहले E1 की प्रोबेबिलिटी। E1 क्या लिया हमने, टाइम कंज्यूम्ड बाय मशीन ए फॉर द जॉब। तो देखो यहाँ पे लिखा है ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम, तो E1 हो जाएगा 50/100। ठीक है, इसी तरह E2 कितना, बी है 30/100, और E3 देखो कितना है 20/100। ठीक है, अब हम नेक्स्ट निकालेंगे A/E1। A/E1 का मतलब हुआ कि जो आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन ए वो डिफेक्टिव है, क्योंकि ए को हमने लिया हुआ डिफेक्टिव। तो यहाँ पढ़ो, देखो लिखा है कि द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव आइटम, तो ए प्रोड्यूस कर रही है 1%, तो वो हो जाएगा 1/100। इसी तरह E2 हो गया कि सेकंड मशीन, E2 हो गया जो बी मशीन है वो कितने % डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है, वो देखो कितने कर रही है 5%। फिर इसी तरह A/E3 वो कितनी प्रोड्यूस कर रही है 7%। ठीक है, अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज प्रोड्यूस बाय ए। तो हमें E1/A निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेस थ्योरम यूज़ करेंगे। यूजिंग बेस थ्योरम P(E1/A) इक्वल टू, इसका फॉर्मूला देखो, अब E1 की निकालनी है तो ऊपर E1 आएगा। ठीक है, जो यहाँ पे दिया होता है वही यहाँ आता है, अपॉन P(E1) इंटू, नीचे तो सेम रहता है, नीचे सब में सेम, और यहाँ पे 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, तो तीनों के तीनों आ जाएंगे,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। अब हम इसमें एक एक करके वैल्यूज़ डालेंगे। सबसे पहले E1 की वैल्यू 50/100, A बाई E1 की वैल्यू A बाई E1 1/100, फिर यहाँ पे भी E1 की वैल्यू 50/100 और A बाई E1 की वैल्यू 1/100। अब आ जाओ E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू 30/100 और इसकी 5/100 इंटू 5/100। फिर नेक्स्ट E3 की वैल्यू 20/100 इंटू A बाई E3 की वैल्यू 7/100। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ऊपर आ जाएगा 50/12340। अब नीचे 50/1234, फिर ये 150 अपॉन, देखो मैं काट इसलिए नहीं रहा क्योंकि ज़ीरो जब एलसीएम लूँगा ये खुद ही कट जाएंगे सारे। ये आ जाएगा 7 2 40। अब इसका एलसीएम लो, 50/1234, इसका एलसीएम लोगे ऊपर तो नीचे सेम आ जाएगा, तो ये बनेगा 50 + 150 + 140। देखो ये खुद ही कट गया, तो आंसर आ जाएगा 50 अपॉन, ये हो गया 200 340, तो आंसर आ गया 5/34। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। From the remaining cards of the packs, 2 cards are drawn and are found to be both diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. देखो क्वेश्चन कह रहा है 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड गुम हो गया, ठीक है। उनमें से अब हमें क्या करना है, अब 52 में से एक गुम हुआ तो पीछे बचे 51, तो हमें क्या करना है, उन 51 में से 2 कार्ड्स हमें चूज़ करने हैं, ठीक है। और ये कहता है वो दोनों कार्ड्स किस में से चूज़ करो, डायमंड से, ठीक है। तो कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि लॉस्ट कार्ड जो होगा वो डायमंड का होगा। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले E1 ले लेते हैं। लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, हमने मान लिया कि जो E1 है वो लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड। और E2 ले लेते हैं। लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, वो डायमंड नहीं है, कोई और है, ठीक है। और यहाँ पे A ले लेते हैं। कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं, 2 कार्ड। A ले लिया मैंने, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, और ये भी लिख लेना, और वो दोनों किस में होने चाहिए, एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड, ठीक है। वो दोनों डायमंड से होने चाहिए। नहीं ये मत लिखो, ये नहीं ठीक रहेगा, बस इतना लिखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है। डायमंड का तो जिक्र हमने यहाँ किया हुआ है, तो डायमंड का जिक्र क्यों करेंगे यहाँ पे। अब E1 की प्रोबेबिलिटी आ जाओ। देखो डायमंड कितने होते हैं, डायमंड होते हैं 13, तो 13 अपॉन टोटल हो गए 52, ठीक है। अभी तक हमने ये नहीं बोला कि इसमें हम सिर्फ डायमंड ले रहे हैं, ठीक है। लॉस्ट कार्ड हम बाद में बात करेंगे, वो जब 2 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे उसमें बात करेंगे। E2 लिखा है कि लॉस्ट कार्ड इज नॉट ए डायमंड, तो डायमंड को छोड़ दो, 52 में से 13 छोड़ दो, पीछे कितने बचते हैं, 39। 52 में से 13 गए तो 59। अब A बाई E1 का ना मतलब ध्यान से समझना। देखो A बाई E1 का मतलब है कि लॉस्ट कार्ड इज ए डायमंड व्हेन 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, मतलब लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड से गुम होना चाहिए जब हम 2 कार्ड्स ड्रॉ करें। तो देखो अब डायमंड से एक कार्ड गुम हो गया तो पीछे कितने कार्ड बचे, डायमंड 13 थे ना, तो एक गुम हो गया, पीछे बचे 12, और 12 में से हमें कितने कार्ड सेलेक्ट करने हैं, 2 कार्ड। तो देखो उसको लिखते हैं 12, तो ये देखो मैंने लिखा 12C2। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने, ये होती है C होता है कॉम्बिनेशन, ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि 12 में से 2 कार्ड हमने चूज़ किए, ठीक है। अब एक कम, टोटल 52 थे ना, तो एक गुम हो गया तो नीचे भी एक कम होगा, तो 51 में से 52 का 51 हो जाएगा, और 51 में से 2 कार्ड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद ना हम प्रोबेबिलिटी A बाई E2 की निकालते हैं।
प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 हो जाएगी। देखो इस बार E2 इसने लिखा है लॉस कार्ड इज नॉट ए डायमंड, तो इस बार जो लॉस कार्ड है वो डायमंड से नहीं गुम हुआ है, ठीक है। तो वो कहाँ से गुम हुआ? लॉस कार्ड इज नॉट ए डायमंड, तो देखो वो हो जाएगा 13, डायमंड 13 होते हैं ना, तो 13C2 अपॉन 51C2, 51C2, ठीक है। अब आगे देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास पहले तो A बाई E1 को हम खोलते हैं। A बाई E1 है 12C2 अपॉन 51C2, यही है ना, ठीक है। अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ को खोलते हैं। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला इस पे लगाओ तो क्या बनेगा, अब एक सेकेंड रुकना। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना खोलेंगे। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने NCR फैक्टोरियल का, तो क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल, n है 13 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, 13 में से 2 गए 11 फैक्टोरियल, और r फैक्टोरियल, r है 2 फैक्टोरियल। इसी तरह अब 51C को खोलो, ये बनेगा 51 फैक्टोरियल, 51 में से 2 गए 49 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 12, 13 इंटू 12, इसको खोल रहा हूं मैं 13 फैक्टोरियल को, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल। इसी तरह 51 फैक्टोरियल को खोल रहा हूं मैं, 51 इंटू यहाँ बचेगा 50 और यहाँ 49 फैक्टोरियल, तो ये और ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा, ये देखो कितना आएगा 30। एक काम करो, इसको 3 के टेबल से काटो 4 और ये 17, इसको 2 से और इसको 25 से, तो 13 इंटू 2 26, 17 इंटू 25 425। अब इसी तरह सेम इसको भी यही इसी फॉर्म में खोलो, ये बनेगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 में से 2 गए 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फिर 51C2 को 51 फैक्टोरियल, 51 में से 2 49 और 2 फैक्टोरियल। अब 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल को 51 इंटू 15 इंटू 49 फैक्टोरियल, और इसके नीचे ना 10 फैक्टोरियल नहीं लिखा मैंने, ये लिख लेना, और यहाँ 49 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो 4 के टेबल से और 3 के टेबल से, ये 17, ये 2 से, ये 11 से, तो 11 22 बाय 625 425, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बेस थ्योरम। देखिए ये E1 की वैल्यू दी है, यहाँ लिख लो 13/52 और E2 की वैल्यू है 39/52, ठीक है। अब हमें निकालना है लॉस कार्ड बींगे, देखो क्या निकालना है, लॉस कार्ड बीइंग अ डायमंड, तो मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, यूजिंग बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला E1 बाय A प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A बाय E2। अब इसमें वैल्यूज डालो, E1 की वैल्यू ये देखो मैं लिखी है 13/52, A बाय E1 की वैल्यू, A बाय E1 की वैल्यू 22/425, ठीक है। फिर ऐसे नीचे भी E1 की वैल्यू 13/52 और ये 22/425। अब E2 की वैल्यू 39/52 और A बाई E2 की वैल्यू 26/425। अब इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आएगा 11/50, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना बस इतना सा। तो ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, अ कॉइन इज टॉस, अ रिपोर्ट दैट अ हेड अपेयर, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वॉज अ हेड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अगर ए सच बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। उसके बाद कहता है अ कॉइन इज टॉस, ए ने रिपोर्ट किया कि क्या आया, हेड आया, ठीक है। तो बताओ कि दी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्चुअली देयर वॉज हेड, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड की। तो देखो क्या करेंगे, E1 को ले लेते हैं, ए स्पीक ट्रूथ, ठीक है, ए स्पीक्स ट्रूथ। तो E2 क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा ए स्पीक्स फॉल्स, ठीक है। और ए क्या हो जाएगा यहां पे, ए हो जाएगा हेड अपेयर। अब E1 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या होगी, ए स्पीक ट्रूथ, तो E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। उसके बाद E2 की, E2 कैसे निकालेंगे, ए स्पीक फॉल्स, वो हो जाएगी 1 - 4/5, तो एलसीएम लोगे ये आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब आ जाओ A/E1, A/E1 का मतलब हुआ ए हेड अपेयर, E1 ने सच बोला कि हेड आया, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है एक कॉइन में, एक कॉइन के दो फेसेस होते हैं ना, तो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, ठीक है। A/E2 क्या हो गया, A/E2 हो गया कि ए ने झूठ बोला कि हेड आया, तो इसका मतलब क्या आएगा, टेल आएगा, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, ठीक है। नहीं समझ आई क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, अब हम बेस थ्योरम लगाएंगे, यूजिंग बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 PE2, यहाँ पे E1 ही आएगा, A/E1 प्लस PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। अब आप इनकी वैल्यूज डालो यहाँ पे। सबसे पहले E1 की वैल्यू 4/5 इंटू A/E1 की वैल्यू 1/2, फिर यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा 4/5 इंटू 1/2 प्लस PE2 की वैल्यू 1/5 और A/E2 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 4/10, ये हो जाएगा 4/10 और ये हो जाएगा 1/10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 10 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 4 + 1 5, तो आंसर आ गया 4/5। तो ऑप्शन देख लो, ए पार्ट है इसका, ठीक है, ए को टिक कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। आगे लिखा है पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो, अगर ए बी का सबसेट हो, सबसेट का मतलब होता है अगर ए 1 2 है और बी 1 2 3 4 है, ठीक है। अब ए के सारे एलिमेंट बी में है ना, तो कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, ए और बी में कॉमन क्या होगा, ए और बी में कॉमन होगा 1 2, होगा ना 1 2, और 1 2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी होता है ए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। नाउ अब आगे ध्यान से समझना। अब देखो प्रोबेबिलिटी, आपको ये पता है ना कि प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो मैं यहाँ पे ये केस लेके चल रहा हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी बी की है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ये तो आपके सामने ट्रू है, देखो है ना ट्रू। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे इसको ना पी ए से डिवाइड करो। देखो दोनों तरफ पी ए से डिवाइड करो,
ये मैंने दोनों तरफ पी ए से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसका उल्टा कर रहा हूँ, दोनों का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ। रेसिप्रोकल मतलब दोनों का उल्टा कर रहा हूँ। ये देखो मैंने यह इसका भी उल्टा कर दिया, 1/PA का हो जाएगा PA/1। यहाँ तक समझ आई। देखो जब मैंने दोनों का उल्टा किया तो यहाँ पे साइन भी चेंज होगा, ये हो जाएगा लेस देन का ग्रेटर देन। समझ आई यहाँ तक। अच्छा अब PA की जगह मैं यहाँ पे PA इंटरसेक्शन B लिख रहा हूँ। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, बस लास्ट स्टेप। अब PA/B को हम ये भी लिख सकते हैं ना, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, यही होता है ना। तो PA इंटरसेक्शन B, ये देखो ये सेम है, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ PA/B इज ग्रेटर देन इक्वल टू PB। अब आप देख लो ऑप्शन कौन सा है, ये देखो C ऑप्शन है, तो C वाला हो गया इसका ऑप्शन, तो होगी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।